Assalamu alaikum. Today's discussion is on physical quantities and units. Usually ये पहला चैप्टर होता है क्लास 9th में और फर्स्ट ईयर में. So physical quantities and units क्या है? तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि what is difference between physical and non physical quantities. तो वो तमाम चीजें जिनकी पैमाइश हो सकती है उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ है इस पेंसिल की, इस पेंसिल का मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और जितनी भी वो क्वांटिटीज जिनकी पैमाइश हो सकती है. और फिजिक्स में सिर्फ हम फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं. वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी पैमाइश नहीं हो सकती उन्हें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. फॉर एग्जांपल एंगर, हेट एक्सेट्रा. तो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे वो बेसिकली कांस्टेंट हो सकते हैं, स्केलर्स हो सकते हैं, वेक्टर्स हो सकते हैं और फेजर्स हो सकते हैं. कांस्टेंट से क्या मुराद? सिंपल वो चीज जिसकी वैल्यू जो है वो आइदर वैसे ही फिक्स हो, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये हर केस में कांस्टेंट रहेगी. या कुछ केसेस होते हैं जो चेंज हो सकती है. फॉर एग्जांपल रेजिस्टिविटी है, कांस्टेंट है लेकिन मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी. विस्कोसिटी है, कांस्टेंट है लेकिन मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी 9.81 लेकिन आप माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो 9.78 है. कांस्टेंट है लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है. फिर है स्केलर्स जिनकी मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा. फॉर एग्जांपल मैथ, मैग्नीट्यूड प्लस नो यूनिट भी हो सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्ट्रेन, कोई यूनिट नहीं है. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है. फिर हमारे पास है वेक्टर्स. वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो, डायरेक्शन भी हो. इसे चैप्टर 2 में नेक्स्ट जो हमारी होगी उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. और फेजर जो हैं, जो चैप्टर 16 में आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, ये बेसिकली स्केलर्स होते हैं जिनके साथ फेस भी आ जाता है. जैसे कि करंट की बात की जाए तो करंट जो है वो स्केलर है और करंट के लिए हम फेजर बनाते हैं. तो फेजर में क्या होता है कि आप मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ फेज यूज करते हैं. उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए एंगल यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज नहीं करते जैसे कि हम वेक्टर्स में करते हैं. सो ये डिफरेंट तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि आप फिजिक्स में पढ़ सकते हैं. अब जो नेक्स्ट पार्ट है इनके यूनिट्स के, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं इनके यूनिट्स क्या होंगे. हमेशा फिजिकल क्वांटिटी के साथ यूनिट लिंक किया जाता है. तो MKS, CGS, FPS ये पुराने यूनिट्स हैं. 1960 में एक मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स फॉलो किए जाएंगे जो कि नन अदर देन MKS ही हैं. MKS को ही एक्सेप्टेंस दी गई एज SI. यानी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा अच्छा बताएं कौन से नाम यूज करने हैं. उन्होंने कहा हम MKS वाले कर लेते हैं. वहां पे ज्यादा वोटिंग हो गई. तो जस्ट लाइक हमारी जैसे कौमी जबान है, कौमी जबान में जो अल्फाज हैं वो सबके लिए कॉमन होते हैं, इसी तरह जो MKS सिस्टम के आपके यूनिट्स हैं वो हमारे कौमी यूनिट्स बन गए. तो उसमें मीटर है लेंथ के लिए, मैस के लिए किलोग्राम है, टाइम के लिए सेकंड है, अम्पेयर है करंट के लिए. तो ये जो बेस क्वांटिटीज है हमारे पास 7, उन 7 बेस क्वांटिटीज के ये 7 यूनिट्स हैं. ओके, CGS जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन इसमें से जो बेसिक पूछे जा सकते हैं वो ये कि लेंथ बेसिकली मीटर की बजाय सेंटीमीटर में होती है, मैस ग्राम में होता है और टाइम सेकंड में होता है. इसी से बेसिकली CGS बनता है ना. C फॉर सेंटी, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड. इसके लिए जो अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो एक्सेलरेशन का यूनिट. एक्सेलरेशन के यूनिट को गाल कहते हैं, GAL, जो कि किसके इक्वल होगा? फॉर्मूला वही है, F/m, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो इसकी जगह आपका आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो GAL इज बेसिकली सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. फोर्स के लिए डाइन है तो न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो ये होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर.
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो है अर्ज, और जो ये लास्ट में है आपके पास काइजर। तो ये इम्पोर्टेंट है, सीजीएस में सारे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट वन जो है वो हमने डिस्कस की है। बाकी आप करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी इशू नहीं है। ओके, इन्हीं यूनिट्स जो कि हमने बेस यूनिट जिन्हें कहा जाता है, फिर डिराइव्ड यूनिट आ जाते हैं। तो एक यूनिट्स है जिन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, जिसमें रेडियन और स्टेरेडियन है। तो रेडियन और स्टेरेडियन बेसिकली क्या है? रेडियन इज अ प्लेन एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क एल whose length is equal to the radius of circle, कि एक ऐसी आर्क जिसकी लंबाई रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर आ जाए। तो उस सर्कुलर मोशन के दौरान जो एंगल बन रहा होगा सेंटर पे थीटा, वो बेसिकली 1 रेडियन होगा। एक पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं। स्टेरेडियन क्या है? जब आप 3 डायमेंशनल किसी डिस्कशन में हैं, मतलब आप स्फीयर को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि अर्थ सरफेस इस टाइम है इस टाइप, तो फिर आप स्टेरेडियन की बात करेंगे। ये 3 डायमेंशनल एंगल है, सॉलिड एंगल भी इसे कहते हैं, और इसका फॉर्मूला A/R², और इसमें 4 पाई स्टेरेडियन होते हैं पूरे स्फीयर में। अगर एक रेडियन को डिग्री में देखना चाहें तो 57.3 डिग्री होता है, जिसको अगर उल्टा कर दें यानी 57.3 को डिवाइड कर दें तो ये इतना बनता है 0.0175 रेडियंस। तो ये इसका फॉर्मूला है जो कि वहां पे L/R की शक्ल में लिखा हुआ है, ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। ओके, इसमें हम एक थोड़ी सी एक्टिविटी करके देखते हैं कि जो ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं क्या ये वाकई ही यही आती हैं। तो मैं इधर वैल्यू दर्ज करता हूँ। सर्कल का सर्कमफ्रेंस लेंथ बेसिकली क्या होती है? 2 पाई R। जब आप इसको डिवाइड करेंगे R पे तो ये क्या बन गए? 2 पाई रेडियंस। ठीक है, अब आए सफियर पे। सफियर का एरिया क्या होता है? स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई R²। तो जब इसे आप इस R² से कैंसिल करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 4। तो अगर कोई कहे सेमी सर्कल या सेमी सफेयर तो इसको आधा कर देंगे। सेमी सर्कल में पाई रेडियंस होंगे और सेमी सफेयर में 2 पाई होंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं रेडियन और स्टेरेडियन के मुतालिक आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। 10 रेडियन में कितने डिग्रीज हैं? तो ये आप इस फॉर्मूले से 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री से इसे आंसर कर सकते हैं। वो बन जाएंगे 57 डिग्रीज ऑलमोस्ट। फिर प्लेन एंगल कौन सा है, सॉलिड एंगल कौन सा है? ओके, यहाँ तक जो हमने किया ये हम दो चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं और दूसरी चीज यूनिट्स क्या है। अब हम असल चीज पे आते हैं जो कि है इटसेल्फ मेजरमेंट। जैसे कि मैं अगर पेंसिल की बात करूं, ये हमने पेंसिल की पैमाइश की, तो इसका आंसर क्या होगा? लेट्स सपोज L इज इक्वल टू 1 जस्ट मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या थी? फिजिकल क्वांटिटी जो हमने डिस्कस कर ली। ये था यूनिट जो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये मेजरमेंट के बारे में किन किन चीजों का हमने ध्यान रखना है, मेजरमेंट कैसे करनी है, मेजरमेंट में क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, ये डिस्कशन हम करेंगे अब। ओके, सो जो मेजरमेंट की जाती है वो बाज औकात उसकी वैल्यू या तो बहुत छोटी आती है या बहुत बड़ी आती है। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी वैल्यू है। तो अगर आप इसको इसी तरह लिखें तो वो अच्छा नहीं लग रहा, लिखना भी मुश्किल है, गिनना भी मुश्किल है। मेरे जैसे जिनको ऐनक लगी हुई है वो तो गिन भी नहीं सकते जीरोस बगैर उंगली रखे। सो लिहाजा तरीका क्या है कि इसको आसान किया जाए। तो आसान करने का तरीका ये है कि इसे आप 10 की पावर में लिख लें, और उस 10 की पावर में लिखने को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, टू राइट इन पावर्स ऑफ 10। फॉर एग्जांपल ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं उसको मैं 3 × 10⁻8 एंड 9.1 × 10⁻−31 लिख दूं तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, समझना भी, पढ़ना भी और आगे बताना भी। तो इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन टू राइट इन पावर्स ऑफ 10। अब जब हम पावर्स ऑफ 10 में लिख रहे हैं तो बाद औक़ात हम उसे मजीद आसान कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी इंटरनेट पैकेज खरीदा है तो वो जीबीज में होता है, गैगाबाइट्स में।
2 GB इंटरनेट इतने का, 4 GB इंटरनेट इतने का। वो गैगा जो है वो 10 की पावर बेसिकली 9 होता है। यानी अगर उसको मैं लिखना चाहूँ तो इट्स बेसिकली 1 बिलियन। तो आप 1 बिलियन MBs या 10 की पावर 9 MBs लिखने की बजाय, बाइट्स लिखने की बजाय वो क्या कर देते हैं, GB लिख देते हैं। तो मजीद आसान, पढ़ना भी आसान, बताना भी आसान। सो प्रीफिक्सेस का क्या फायदा है? प्रीफिक्सेस आर द कोड्स, स्पेशल कोड जो कि क्या करते हैं, आपकी 10 की पावर को मजीद आसान कर देते हैं। जैसे कि एटम का साइज जो है वो 10 की पावर -10 आता है, दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है लेटेस्ट में, जिसे लेटेस्ट कांस्टेंट कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हमने एक नया यूनिट प्रीफिक्स बना लिया, आर्मस्ट्रॉन्ग। ए के ऊपर सर्कल छोटा सा, कि वो क्या करता है, उसको उस खास प्रीफिक्स जो है वो एक लेटेस्ट कांस्टेंट को डिस्कस करेगा। आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि इसका साइज 1.2 इंटू 10⁻⁻10 है। आप सिंपल बता सकते हैं 1.2 आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो प्रीफिक्सेस का मकसद जस्ट आसानी करनी है लिटरेचर को पढ़ने और बताने में। पिक्चर का साइज MBs में होता है आपके मोबाइल में, अगर आपने डाउनलोड की है या आपने कभी पढ़ी है। इसी तरह पेंसिल की जो लेंथ है, जैसे कि हमने शुरू में देखी, वो सेंटीमीटर में है। अगेन ये अभी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मेजरमेंट में अगर वैल्यू बड़ी है छोटी है तो साइंटिफिक नोटेशन यूज करें, और उसको मजीद आप छोटा कर सकते हैं प्रीफिक्सेस की मदद से। फिर आप देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो नंबर्स हैं, आपकी मेजरमेंट आई है उसमें से सिग्निफिकेंट कौन कौन से। तो रूल ये है कि जो आपके जीरोस हैं, नॉन जीरोस, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जो जीरो शुरू में होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, और जो बाद में होते हैं वो डिपेंड करता है, वो वेरी कर सकता है कि आप उसे जीरोस को सिग्निफिकेंट लें या ना लें। सो अगेन मैं रिपीट करता हूं, जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, जो शुरू वाले होंगे जीरोस वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, और जो बाद वाले जीरोस हैं वो डिपेंड करेगा। यानी ये हम कभी भी आप इसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। नॉन जीरोस नंबर्स और नॉन जीरोस नंबर्स के दरमियान में अगर जीरो आ जाए, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, और बाद वाले ऑप्शनल होंगे, सिचुएशन डिपेंडेंट होंगे। तो अगर आपको कोई सिचुएशन नहीं दी गई तो आप उसे इंक्लूड करेंगे, अगर आपको सिचुएशन दे दी गई है तो फिर आप देख सकते हैं कि क्या करना है। मैं जैसे मिसाल देता हूं, मेरे पास आंसर है 100.1, और वो कहता है इस आंसर को 2 सिग्निफिकेंट में लिखें। अब 2 सिग्निफिकेंट का मकसद अगर ये हो, तो ये तो वैल्यू की अहमियत ही खत्म होगी ना। आप 100 को 10 तो नहीं लिख सकते। मैंने अगर किसी को 100 रुपीज देने हैं और उसको मैं 10 दे दूं तो वो तो लड़ाई हो जाएगी। सो हम फिर क्या करते हैं, उसको 100 लिखते हैं। अब नजर आने में ये 3 सिग्निफिकेंट है, लेकिन क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी है कि मैंने 2 सिग्निफिकेंट तक आंसर लिखना है, तो क्या है कि ये जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट है, ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, और ये ओवरऑल आपके 2 सिग्निफिकेंट नंबर बन गए, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जस्ट मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि कब हमने लेफ्ट साइड वाले जीरोस जो हैं, यूजुअली सिनेरियो इस तरह नहीं बताया जाता, MCQs में क्या सिनेरियो बताया जाएगा, तो हम उसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो था ना कि हमने इंक्लूड किया। 1 को या अब हम नहीं करेंगे क्योंकि ये रेंज से ही बाहर हो जाता है, 2 आगे ही नहीं पूरे हो रहे तो हम उसको क्या करेंगे। तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि लेफ्ट या जो दूसरी साइड पे बेसिकली जीरोस हैं उसको हमने किस तरह इंक्लूड करना है। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे ये है 1508.06। अब इसमें बेसिकली क्या है, आपका सारे सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि शुरू में कोई जीरो नहीं है और बाद में भी उस तरह कोई जीरो नहीं है। तो लिहाजा आप इन सब को जीरो ले लेंगे। अब ये देखें, इसमें शुरू वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन बाकी जो है आपको सिग्निफिकेंट बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं। 3 है, 174। सो होपफुली इट गिव यू एन आइडिया कि आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं इन अ रियल टाइम।
कैलकुलेशंस। तो क्वेश्चन किस तरह आएगा? फॉर एग्जाम्पल 1 2 0 1 0 सॉरी इधर आ जाएगा पॉइंट। इसमें बताएं कितने सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट है जो कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी हम मेजरमेंट पे हैं कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। ओके, जो नेक्स्ट चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट के साथ वो है एरर एंड अनसर्टेनिटीज। एरर क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू और जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है उसके दरमियान डिफरेंस। फॉर एग्जांपल ये शख्स अगर अपना वेट मेजर कर रहा है और उसकी उम्मीद से ज्यादा वेट निकल आए तो इट कुड काज एन हार्ट अटैक, चाहे वो बाद में पता लगे कि वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब था, वो 20 किलो ज्यादा बताता है। सो वो जो 20 किलो अगर एक्स्ट्रा बता रहा है तो वो बेसिकली क्या है, एरर है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता, उसमें कोई ना कोई अनसर्टनिटी रहती है। तो अनसर्टनिटी या एरर किस वजह से हो सकता है? या तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकता है या मेजरमेंट की वजह से हो सकता है। अगर इंस्ट्रूमेंट खराब है तो आंसर तो ठीक नहीं आएगा, लेकिन बाज केसेस में इंस्ट्रूमेंट ठीक होता है, आपको एक्सपेरिमेंट करना ठीक से नहीं आ रहा होता, तो फिर भी आंसर गलत आ जाएगा, आप स्केयर नहीं ठीक ले रहे या और कोई इस तरह की प्रॉब्लम है। तो टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ी तो ये इंस्ट्रूमेंट की तो वजह से था। So error due to an instrument is called systematic error. ओके, सो जीरो एरर बेसिकली इसकी एक एग्जांपल है कि इसमें क्या होगा कि आपकी वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी जब उसके ऊपर कुछ भी नहीं मौजूद। तो जैसे कि हम मेजर करते हैं, जिसे वजन कहते हैं किसी का, तो क्या करते हैं, पहले कोई भी चीज नहीं रख के उसको बैलेंस करते हैं, फिर उसके ऊपर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो अगर वो जीरो नहीं है या जीरो से कम वैल्यू दे रही है या 1 से बड़ी या जीरो से बड़ी दे रही है तो हमें पता है कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसे एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है? सिंपल एक नया खरीद लें या जिसका पता है कि ये ठीक है उससे कंपेयर कर लें, यानी उसमें जीरो करेक्शन ऐड कर लें। और इसकी पहचान क्या है कि अगर एक्सपेरिमेंट आप 12 दफा रिपीट करेंगे तो सेम एरर अपीयर होगा। मिसाल के तौर पे वजन की मिसाल है, अगर आप वेट करते हैं मेयरिंग मशीन से, आपका छोटा भाई करता है, आपका बड़ा भाई करता है, सिस्टर करती है, तो सबका जो वेट है वो अगर 20 स्टेप्स का फर्क है तो सबका 20 स्टेप्स ज्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सेम आंसर आएगा इसका मतलब है कि सबके लिए वो डिफरेंस सेम होगा। दूसरा एरर है रैंडम एरर। रैंडम का वर्ड ब्राउनियन हम यूज करते हैं यूजुअली, ये अननोन रीजंस की वजह से होता है। अननोन रीजन से क्या मुराद है? जैसे हम एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते हैं 5 दफा, तो हर 5 दफा करने के वक्त जो इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। ग्रेविटी का इफेक्ट, रोटेशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, उसके ग्रेविटी का असर, उसके बाद कहीं नजदीक कोई अर्थक्वेक तो नहीं आया, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनका इफेक्ट, गर्मी सर्दी का इफेक्ट, तो बहुत सी चीजें जो हैं वो इफेक्ट करती हैं। सो लिहाजा उन सब को फिर हम कैलकुलेट या नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर उन सब को हम कह देते हैं रैंडम एरर। इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं? तो हम यूजुअली करते हैं कि 5 दफा आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें मिनिमम, तो आपके पास जो आंसर आएगा
वो बेहतर होगा, असल वैल्यू के करीब तरीन होगा। और इसकी पहचान क्या है कि आपको हर दफा डिफरेंट आंसर मिलेगा। जैसे अगर आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया हो तो कभी 9.8 आता है, कभी 9.7 आता है, कभी 9.9 आता है, लेकिन जब एवरेज लेते हैं तो असल वैल्यू के करीब तरीन आ जाता है। तीसरा प्रश्न है ब्लंडर एरर, जो बुक्स में यूजुअली मेंशन नहीं किया जाता। इट्स ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द पर्सन, और ये यूजुअली कंसीडर किया जाता है एज अ सब टॉपिक ऑफ रैंडम एरर। ओके, जैसे कि शुरू में मैंने बात किया कि हम देखते हैं कि वैल्यू कितनी प्रिसाइज या एक्यूरेट है। तो ये देखने के लिए हम बेसिकली डिस्कस करते हैं प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, कि प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी क्या है। सो प्रिसीशन का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट से है, कि जब भी हम कहेंगे कि ये सब प्रिसाइज थिंग, तो इसका मतलब है कि प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। तो टेक्निकली आप इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा प्रिसाइज का वर्ड यूज करें। और एक्यूरेसी का ताल्लुक मेजरमेंट से होता है, तो जब भी आप मेजरमेंट की बात करें तो एक्यूरेसी का वर्ड यूज करें। सो मतलब कि प्रिसाइज मेजरमेंट या एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट टेक्निकली ठीक नहीं है, दो हम यूज कर सकते हैं और करते हैं। So precision refers to the closeness of the values, whereas accuracy refers to the closeness of the value to the true value. अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कि एक कह रहा है कि आप असल वैल्यू के कितने करीब हैं, और दूसरा कह रहा है कि आप ट्रू वैल्यू के कितने करीब हैं। इसको हम इस एग्जांपल से देखते हैं। ये ऊपर डॉट्स दिखाए गए हैं कि पहले में क्या है कि जो मिडल डॉट है उससे वैल्यू जो है वो दूर दूर है। दूसरे में क्या है, वो भी आउट ऑफ द रेंज है। तीसरे में और चौथे में। अब अगर मैं इसको इससे मेंशन करना चाहूँ तो प्रिसिशन क्या है कि क्लोजनेस ऑफ द वैल्यूज, कि आपकी जो पोजीशन है वो क्लोज क्लोज होनी चाहिए। तो अगर मैं पहले वाले को देखूं तो ये क्लोज नहीं है, ये वाली क्लोज है, तो मैं इसे कहूंगा कि ये प्रिसाइज डॉटिंग है। और ये भी क्लोज है तो ये प्रिसाइज डॉटिंग है। अब एक्यूरेसी का ताल्लुक क्या है, क्लोजनेस ऑफ द वैल्यूज टू द ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू बेसिकली क्या है, सेंटर वाली है, तो ये एक्यूरेट है क्योंकि इसमें ये करीब करीब है। और ये वाली देखें, ये वैल्यू करीब है, तो ये हम इसको एक्यूरेट काउंट करेंगे। तो ए जो है वो एक्यूरेसी देता है, हमें प्रिसीशन नहीं देता। बी हमें प्रिसीशन देता है लेकिन एक्यूरेसी नहीं देता। सी हमें कोई भी नहीं चीज दे रहा, और डी में प्रिसीशन भी है, एक्यूरेसी भी है। इसको भी हम एग्जांपल से मजीद देखते हैं। ये वैल्यू है जी की, जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया और 5 दफा वो मैंने एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया तो मेरे पास ये आया। इसकी मैंने एवरेज ले ली, एवरेज की आई 9.78। अब ये 9.78 जो है असल जो वैल्यू है जी की उसके करीब तरीन है। तो हम क्या कहेंगे, ये एक्यूरेट लेकिन प्रिसाइज क्यों नहीं है, क्योंकि जो वैल्यूज हैं जो हमने 5 दफा एक्सपेरिमेंट से की वो वेरी कर रही हैं। अब मैं एक और वैल्यू लेता हूँ 2.7 2.4। अब ये असल जी की वैल्यू से बहुत दूर है, लिहाजा ये एक्यूरेट नहीं हो सकती। लेकिन मैं अगर देखूँ तो करीब करीब है, 2.4 और 2.6 के दरमियान है, इतना कोई ज्यादा गैप नहीं है। सो लिहाजा ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। अब हम इस पे आते हैं, अब देखेंगे सारी वैल्यूज बड़ी करीब करीब है, 9.75 और 9.86 के दरमियान है। और इसको जब मैं एवरेज लूंगा तो वो असल वैल्यू के करीब तरीन है, तो लिहाजा ये प्रिसाइज भी और एक्यूरेट भी है। सो अगेन लेट मी जस्ट समराइज कि प्रिसीशन का ताल्लुक इससे बिल्कुल नहीं है कि उसका वैल्यू असल आंसर के करीब है कि नहीं। उसका ताल्लुक ये है कि वैल्यूज करीब करीब होनी चाहिए, बस वो चाहे गलती क्यों ना हो। तो प्रिसाइज क्या शो करता है कि इंस्ट्रूमेंट यानी ठीक है, आप उसको मे भी गलत तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और एक्यूरेसी फिर इस चीज को डील करिए कि आप एक्सपेरिमेंट ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये ए लेवल के पेपर से है, कि उसने कहा हुआ है कि ये 3 डायग्राम्स हैं एक्स वाई जी, जिसमें जो सेंटर लाइन है ये असल वैल्यू को शो कर रही है,
और ग्राफ की पीक जो है वो शो कर रही है कि एवरेज वैल्यू कहाँ लाई करेगी। तो बताएं इसमें प्रिसीशन और एक्यूरेसी कितनी है। तो हम पहली अगर डायग्राम पे आए तो पहली डायग्राम पे हम देखते हैं कि जो उस ग्राफ की पीक है जो कि एवरेज है वो असल वैल्यू के ऊपर है, लेकिन उसका स्प्रेड बहुत ज्यादा है। सो लिहाजा ये प्रिसाइज नहीं होगी लेकिन एक्यूरेट होगी। सो प्रिसीशन रेफरेंस टू द क्लोजनेस ऑफ टू वैल्यू, स्प्रेड कम होना, और एक्यूरेसी का मतलब असल वैल्यू के करीब करीब होना। सो ये एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वैल्यूज करीब करीब है लेकिन असल वैल्यू के बहुत दूर है। और तीसरा क्या है, प्रिसाइज भी एक्यूरेट भी है, क्योंकि एवरेज वैल्यू जो वी ग्राफ पे वैल्यू है वॉल्यूम उसके करीब है, और स्प्रेड भी बहुत कम है। सो लिहाजा ओवरऑल दो प्रिसाइज वैल्यू हैं, दो एक्यूरेट हैं, तो ये हमारा डी आंसर बन जाएगा। ओके, अनसर्टनिटीज ये हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज में अगर कैसे करनी है, तो प्रिसिशन का ताल्लुक होता है लीस्ट काउंट से, और इसे एब्सोलूट अनसर्टनिटीज कहते हैं। इन्हें जो अनसर्टनिटी डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए उसकी दो टाइप्स हैं, एक है एब्सोलूट अनसर्टनिटी और दूसरी है परसेंटेज अनसर्टनिटी। परसेंटेज अनसर्टनिटी निकालने का तरीका क्या है कि आप उस एब्सोलूट अनसर्टनिटी को, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, उसको आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं मेजर्ड वैल्यू के साथ। ये एब्सोलूट अनसर्टेनिटी, इसको डिवाइड कर देते हैं मेजर्ड वैल्यू से, जरा 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इससे मुराद क्या है, जैसे कि मैं वैल्यू लेता हूँ ये वैल्यू है, लेंथ की पैमाइश की गई है 0.45 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो इसका लीस्ट काउंट क्या है, ये जो बाद वाली वैल्यू है 0.1, ये लीस्ट काउंट है। ये अभी हम डिस्कस भी करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट वैल्यूज। और ये मेजर्ड वैल्यू है जो कि उस इंस्ट्रूमेंट से मालूम की गई। अब हमने अगर एब्सोलूट अनसर्टेनिटी निकालनी है तो वो सिंपल लीस्ट काउंट है 0.1, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उस एब्सोलूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर से परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकलेगी जो कि कितनी है, 22%। ओके, सो लीस्ट काउंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट होता है। लीस्ट काउंट से मुराद क्या है कि जो मिनिमम मेजरमेंट हो सकती है। तो लीस्ट काउंट को हम सिग्निफिकेंट फिगर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक पढ़ा और मैंने कहा जो राइट साइड पे जीरो है वो सिचुएशनल होता है। तो एक सिचुएशन तो वही थी कि आपको वो लीस्ट काउंट कह दे कि भाई इतने होने चाहिए, सॉरी सिग्निफिकेंट इतने होने चाहिए, जैसे दो थे वो कैसे पता लगता है, वो बेसिकली जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं तो रूल्स को फॉलो करते हुए हमें पता लगता है कि दो होने चाहिए, तीन। और दूसरी चीज जो है वो लीस्ट काउंट पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की लीस्ट काउंट क्या है जिसके जरिए आप मेजरमेंट कर रहे हैं। यूजुअली जिस ऑब्जेक्ट की जो लीस्ट काउंट होती है उतनी मेजरमेंट होती है, ज्यादा तो नहीं हो सकती, लेकिन ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड करने का भी हो सकता है। लीस्ट काउंट से क्या मुराद है, कम से कम जो मेजरमेंट है किसी से हो सके। तो पाकिस्तानी करेंसी में कम से कम 1 रुपया है, सो हमारी करेंसी का लीस्ट काउंट 1 रुपया है। मीटर रूल, फुट्टा जिसे कहते हैं, उसकी 0.1 सेंटीमीटर है, कम से कम पैमाइश 0.1 सेंटीमीटर हो सकती है। वर्नियर कैलिपर, ये जो आपको दिखाया जा रहा है इस टाइम, ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, तो इसकी 0.1 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में आप उसे कन्वर्ट करके जरूर देखें। सिकरी गॉज की 0.01 मिलीमीटर है। डिजिटल स्टॉप वॉच की 0.01 सेकंड है। इसी तरह डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट लिस्ट काउंट है जो कि आप जरूर गो थ्रू करें। ये भी पूछी जा सकती हैं, तो एफएससी में नहीं है लेकिन मैट्रिक की बुक में है। सो अब हम आते हैं कि जब आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी का, तो आपने किस तरह करना है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, फॉर्मूला सिर्फ सम और एडिशन का हो, तो उस केस में आपने सिर्फ अनसर्टनिटीज को ऐड करना है। इसकी मैं अभी एग्जांपल पे जाता हूँ। और अगर मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट का हो तो फिर आपने उनको जमा करना है, यानी प्लस में प्लस नहीं करना, प्लस और डिफरेंस में आपने एब्सोलूट अनसर्टनिटीज को सम करना है, जबकि प्रोडक्ट या डिवीजन या पावर में आपने परसेंटेज अनसर्टनिटीज को ऐड करना है। ये फर्क है, इसको आपने ध्यान में रखें कि इसमें हम क्या करते हैं, एब्सोलूट अनसर्टनिटीज को सम करते हैं, चाहे डिफरेंस हो या चाहे सम हो। इधर हमेशा सम करते हैं, और किसको सम करते हैं, परसेंटेज अनसर्टनिटीज को। ये दोनों चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। लेट मी जस्ट, ये जो अभी हमने डिस्कस की एब्सोलूट लीस्ट काउंट जबकि परसेंटेज फॉर्मूले के तहत।
तो जैसे ये क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर से हमने मेजरमेंट की, तो पहले सिलेंडर का मैं डायमीटर है ये, दूसरे सिलेंडर का डायमीटर ये, डिफरेंस निकालें। तो एक तो डिफरेंस निकालने का तरीका यही है कि आप सिंपल इनका डिफरेंस निकालें, जो कि इस चीज का जो कि हम आम तरीके से करते हैं, 16.24 में से माइनस करते हैं 12.78। तो जो भी आंसर आएगा वो उसने पूछा ही नहीं, उसने कहा आपने अनसर्टनिटी बतानी है, वो क्या आएगी। तो अनसर्टनिटी इन दोनों को माइनस नहीं करेंगे, अनसर्टनिटी हमें इसे प्लस करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि ये हमेशा प्लस होती है। तो इसका आंसर होगा डी। अगेन रिपीट कर दूं कि जब सम या डिफरेंस होगा फॉर्मूले में, तो एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी जो कि ये आखिर में लिखा जाता है लीस्ट काउंट, उसको हम सम करते हैं। जबकि जब फॉर्मूले में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो, तो तब हम क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टनिटीज को ऐड करते हैं। परसेंटेज अनसर्टनिटी कैसे निकालनी है, ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू इनटू 100, और फिर उस फॉर्मूले में दर्ज कर देना। ये देखें, ये क्वेश्चन उस काफी हद तक आपके लिए आसान होगा कि उसने परसेंटेज अनसर्टनिटी खुद ही निकाल दी है। उसने कहा मैथ्स में परसेंटेज अनसर्टनिटी ये है, पोजीशन में परसेंटेज अनसर्टनिटी ये है, और हाइट में परसेंटेज अनसर्टनिटी ये है। ये फॉर्मूला है, और मुझे आप सिंपल निकाल दें। तो मैंने क्या कहा, सबको सम करना है कि तो यहाँ पहले आप फॉर्मूले को रीशेप करेंगे डेंसिटी के लिए, तो ये बन जाएगा, और इसमें आप सिंपल सम कर लें परसेंटेज अनसर्टनिटी को, कि मैथ्स की परसेंटेज अनसर्टनिटी प्लस हाइट की परसेंटेज अनसर्टनिटी प्लस एक्स की परसेंटेज अनसर्टनिटी दो दफा, क्योंकि स्केयर आ रहा है तो दो दफा जमा करें या दो से ज़रब कर दें, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। परसेंटेज अनसर्टनिटी इन रो इज इक्वल टू एम विच इज 2%, एच विच इज 5%, और सॉरी एच इज 4%, और एक्स के साथ 5 है, दो दफा है तो 2 ज़रब 5 या 5 जमा 5, तो ये 16% आ जाएगी प्लस माइनस। तो सिंपल आपने इसका निकालना है। फिर आप फॉर्मूला वो रीशेप भी करवा सकते हैं। वो कह रहा है अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालें एक्स में, इस एक्स में जो कि ये दिया गया है, तो परसेंटेज है 5%, और ये मेजर्ड वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो जस्ट वैल्यू दर्ज करते हैं और आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकल आएगी, मतलब लीस्ट काउंट पता लग जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट का जिसके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो जस्ट फॉर्मूले को रीशेप करके आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सो वी हैव सम एमसीक्यूज। एटमॉस्फेयर क्या है, इस बेसिकली यूनिट ऑफ प्रेशर। इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी ये वैसे ही केल्विन, कैंडेला, हेनरी, ये सारे यूनिट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटी तो है ही नहीं। सो ऑल ए बी एंड सी आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जैसे केल्विन की फिजिकल क्वांटिटी होती है टेम्परेचर, कैंडेला की इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हेनरी की इंडक्शन, सेल्फ या म्यूचुअल, लेकिन इसने यूनिट दिए हुए हैं, तो जस्ट बेसिक हाँ ना हो तो ये कोई मसला नहीं है। लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर बेसिकली हम एफएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली वो फासला है जो लाइट एक साल में तय करती है। सो ये लिहाजा ये डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का नहीं है, यूजुअली टाइम लगाते हैं। एक हॉर्स पावर कितना इक्वल होती है, ये जाहिर बात है पुराना यूनिट है, तो 746 वॉट होते हैं एक हॉर्स पावर में। हम अब वॉट यूज करते हैं, हॉर्स पावर पुराना यूनिट है। रेशियो ऑफ साइज ऑफ एटम टू न्यूक्लियस क्या है, तो साइज ऑफ एटम टू न्यूक्लियस बेसिकली क्या मुराद है कि आप एटम का साइज क्या है, यूजुअली 10⁻⁻14, और न्यूक्लियस का साइज को उसके लिहाज से डिवाइड कर दें, तो ये 10⁻4 बन जाता है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस एटम है 10⁻⁻10, न्यूक्लियस है 10⁻⁻14, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये +4 बन जाएगा। तो आपके पास आंसर +4 आ। तो dimensions of physical quantities, तो बेसिकली डिमेंशन और जो हमने इससे पहले पढ़ा उसमें क्या फ़र्क है, वो जितनी भी हमने स्टडी की मेजरमेंट और ये सारी चीज़ें, दैट्स ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ये क्वांटिटेटिवली हम चीज़ों को स्टडी कर रहे थे। लेकिन
यहाँ पे जो हम अब स्टडी कर रहे हैं ये क्वालिटेटिव स्टडी है। डिमेंशन से मुराद होता है कि आप क्वालिटेटिवली स्टडी करें फिजिकल क्वांटिटीज को। सो इसमें आपको डिमेंशन जो है वो मालूम होनी चाहिए। और वो क्या है कि सिंपल डिस्टेंस की जगह किसी भी तरह का डिस्टेंस होगा, लेंथ आएगी, और किसी भी तरह का टाइम होगा, टी आएगा। किसी भी तरह की वेलोसिटी है यानी सिंपल वेलोसिटी है या स्पीड ऑफ लाइट है, तो वहां पे हमेशा आपके पास जो डिमेंशन आएगी वो LT-1 आएगी। और जब भी आपके पास जो डिमेंशन है एक्सलेरेशन की होगी तो वो उस तरह आपके पास वेरी करेगी। सो ये कुछ डिमेंशन यहाँ पे की हुई हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज LT-1, एक्सलेरेशन LT-2, फोर्स इज दिस, वर्क और एनर्जी की डिमेंशन अगर देखें तो सेम है, क्योंकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क और एनर्जी एक ही चीज है बेसिकली। इस तरह टार्क की डिमेंशन भी सेम है इन दोनों के साथ, बहुत सी डिमेंशन सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, किन किन की डिमेंशन सेम है। मोमेंटम और इम्पल्स की डिमेंशन सेम है। कुछ की डिमेंशन होती नहीं, जिन्हें डिमेंशन लेस कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम देखते हैं। इसी तरह एरिया L स्क्वायर है, डेंसिटी L क्यूब हो जाएगी M डिवाइडेड बाय प्रेशर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डिमेंशन नहीं है तो ये डिमेंशन लेस है। एंगुलर वेलोसिटी की T-1 है। आगे हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी की भी T-1 है। तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी की डिमेंशन सेम है। तो ये आपने सारी क्वांटिटीज देखनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और आपको इससे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कौन कौन सी सेम रखते हैं, कौन सी डिफरेंट रखते हैं, डेरिवेशन जो है। क्योंकि आपके जो असेसमेंट टाइम होगा उधर आपके यानी क्रैम तो नहीं आपने की होंगी ना, आपने फॉर्मूले से ही इसे डिराइव करना होगा। तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, प्रैक्टिस की होगी, तो ये आप इजीली टैकल कर सकते हैं। ये पूरी आपकी FSC फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, मैट्रिक और इससे रेलिवेंट जो भी हमारे यूजुअली यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं उन सब को ये कवर करती है। T-1 देखें, डिके कांस्टेंट भी T-1 है 45, रेडियो एक्टिविटी भी T-1 है 46, इससे पहले फ्रीक्वेंसी भी T-1 है, और एंगुलर वेलोसिटी भी T-1 है। तो चारों की डिमेंशन मतलब क्वालिटेटिवली एक ही चीज को कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं क्वालिटेटिवली। इस तरह वर्क फंक्शन की डिमेंशन, एनर्जी की डिमेंशन, टार्क की डिमेंशन, वर्क की डिमेंशन सेम है, क्योंकि ये यूजुअली बेसिक एनर्जी को डील कर रहे हैं। तो डिमेंशनली बेसिकली क्वालिटेटिवली वो सेम हो जाते हैं। तो डिमेंशन जो है इसमें कुछ की सिंगल डिमेंशन होती है, जैसे कि पावर की डिमेंशन जो है आप पीछे जब डिराइव करेंगे तो ML के T-3 आएगी। सेम डिमेंशन हो सकती है, जैसे मैंने डिस्कस किया, वर्क और एनर्जी की डिमेंशन सेम है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, डिके कांस्टेंट, इनकी डिमेंशन सेम है, और बहुत सी हैं जिनकी सेम है। कुछ की डिमेंशन होती ही नहीं है, डिमेंशनलेस क्वांटिटीज कहलाती हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की है N=C/V। तो C और V एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल, तो लिहाजा उनकी कोई डिमेंशन नहीं है। इसके अलावा भी बड़ी डिमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं, जिसमें से मैं कुछ इधर लिख देता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डिमेंशन नहीं है, एंगुलर मैग्निफिकेशन की डिमेंशन नहीं है, स्ट्रेन की डिमेंशन नहीं है। इसके अलावा भी आप ढूंढ के अपने नोट्स बनाएं जो कि डिमेंशनलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है। रिजॉल्विंग पावर की डिमेंशन नहीं है, जो कि ये FSC में हम पढ़ते हैं चैप्टर 10 में। ओके, रेशियो ऑफ डिमेंशंस, आपको डिमेंशंस की रेशियो से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताएं इसकी, अगर आप एंगुलर मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम से डिवाइड करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, L=RP, तो L/P=R। सो R बेसिकली क्या है, लेंथ, सो लिहाजा इसकी डिमेंशन होगी लेंथ की। तो ये बेसिकली MCQ प्रैक्टिस ही है। अननाउन पावर ये आप चाहे रहने दें, इतना कोई इसमें नहीं है कि अगर आपको एक साइड की डिमेंशन मालूम हो, टाइम पीरियड की डिमेंशन जैसे सेकंड है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपको डिफरेंट कांस्टेंट दिए गए हैं, तो आपको कहा जाए इनकी निकाल लें, तो आप जस्ट कंपेयर करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पावर्स को इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आप वेरीफाई करें कि ठीक है कि नहीं। उसके बाद सेम डिमेंशन को ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर हम AT को BT स्केयर से ऐड कर रहे हैं तो ये सेम डिमेंशन होंगी, डिफरेंट डिमेंशन की क्वांटिटीज ऐड नहीं हो सकती। मतलब इसकी डिमेंशन के बराबर है, और वो इस तरह बराबर है कि वो F के बराबर है। तो अगेन इससे भी कंपेयर करके हम अननोन वैल्यूज निकाल सकते हैं, और डिफरेंट पावर्स को प्रोडक्ट करके
भी हम डिमेंशंस को देख सकते हैं। तो मकसद जैसे यही है कि डिमेंशन को आपने हेयर एंड देयर कैसे यूज करना है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं और किस तरह उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है जो कि आपको इस प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो अगर मैं इसको जस्ट समराइज करूं, क्विक समराइज, तो ये जो पहली पिक्चर है, दिस इज ऑल। एक पेंसिल की पैमाइश जब आप करते हैं तो क्या मालूम कर रहे हैं? लेंथ। वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ कितनी आई? लेट्स सपोज 1.4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या है? यूनिट। हमने यूनिट्स को पढ़ा। ये 1.4 क्या है? ये मेजरमेंट है। ये अगर बहुत बड़ी आएगी तो हम साइंटिफिक नोटेशन यूज कर सकते हैं, बड़ी या छोटी के लिए। उसको प्रीफिक्स से छोटा यानी वैल्यू को आसान लिखा जा सकता है प्रीफिक्सेस की मदद से। फिर हम क्या कर सकते हैं? हम उस मेजरमेंट में एरर या अनसर्टनिटीज देख सकते हैं। 1.4 में सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं वो देख सकते हैं। तो ये सारा स्टडी हमने किया क्वांटिटेटिवली। फिर हम चले गए क्वालिटेटिव स्टडी पे कि लेंथ जो है वो क्या है? वो लेंथ है, लंबाई है। तो जिस किसी की भी लंबाई यानी डायामीटर, रेडियस, लेंथ, डिस्टेंस, हाइट, विड्थ, थिकनेस, इन सब को हम लेंथ कहेंगे डिमेंशनली। तो डिमेंशन एनालिसिस थोड़ा सा हमने किया और ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। तो ये चैप्टर जो है ये सिर्फ आपको जो है पीपीएससी के लिहाज से नहीं बल्कि एजुकेटर्स के लिहाज से, इसके अलावा आप पढ़ाते हैं तो उसके डेमोस के लिहाज से, आप क्लास में पढ़ाएंगे उसके लिए, तो आपको ये एक फुली गो थ्रू करता है कि जो आपको फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स पे लेवल में अगर आप इसे पढ़ा रहे हैं, पहला चैप्टर जो है यूनिट, तो उसमें भी यही चीजें हैं जो कि आप गो थ्रू कर सकते हैं। सो इट्स अ जनरल डिस्कशन। तो होपफुली ये आपको फायदा देगी। कि इसमें कोई डिस्कशन क्वेश्चन हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट।